डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन मुझे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और वो मुसीबत है मेरे माता पिता, जो मेरे पीछे पड़ चुके हैं कि वो मेरी शादी करवा के ही दम लेंगे। अब अच्छी तनख्वाह पाने का मतलब ये थोड़े ना होता है उसी उम्र में शादी कर लो। मैं 32-33 साल की उम्र में शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता हर बार रूठ जाते हैं, खाना नहीं खाते कि तुम्हारी शादी हम इसी साल करेंगे। अब मैं क्या करूँ? मुझे घूमने फिरने का शौक़ है, मैं दोस्तों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके पास दोस्तों के साथ बिताने वाला समय कम हो जाता है, इसीलिए मैं शादी को टाल रहा हूँ। अगर मैं 3-4 साल शादी को टाल दूंगा तो कोई पहाड़ नहीं घर पर टूट जाएगा। अब मेरे पिता ये समझ नहीं रहे। उनका मानना है कि तुम्हारी तनख्वाह अब अच्छी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है, शादी तो तुम्हें इसी साल करनी होगी। इसीलिए मैं भी उनसे नाराज़ रहता हूँ। अब क्या ही करें, ऐसी मुसीबत भगवान किसी को ना दिखाए। जब आपकी जेब में पैसे आने शुरू होते हैं तो घर वाले शादी की बातें शुरू कर देते हैं। बचपन से हमने गरीबी देखी है। पढ़ाई करने के लिए छोटे मोटे काम मैं पकड़ा करता था, कुछ पैसे घर में आते थे और उससे मैं पढ़ाई कर पाया था। अब अच्छी नौकरी लग गई है, घर अच्छा बना लिया है, तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। और मेरे 2 दोस्त बिल्कुल मेरे जैसे हैं। एक का नाम है अजय, दूसरे का नाम है अक्षय। अक्षय और अजय भी बिल्कुल मेरी तरह शादी जल्दी नहीं करना चाहते और हम एक साथ दुनिया घूमना चाहते हैं। 32-33 साल की उम्र में हम शादी करेंगे, ये हमने सोचा हुआ है। हम सब की उम्र 27 साल ही है। लेकिन इस साल मेरे पिता इतना ज़्यादा रूठना शुरू हो गए कि मैंने अपने दोस्तों को कहा, हमें कोई फॉरेन ट्रिप निकालना होगा। अब मेरे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब मेरे पिता को मेरे ये पैसे चुभने लगे हैं। वो सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी मेरी शादी में ये पैसे लगा दिए जाएं। तो मैंने प्लान बनाया, अपने दोस्तों के साथ विदेश में कहीं घूम कर आता हूँ, ऐश करके आता हूँ और पैसे भी उड़ा कर आऊँगा। फिर आकर कह दूँगा कि ये ऑफिस ट्रिप थी और काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया। फिर मेरे पिता मानेंगे कि अभी शादी नहीं की जा सकती, पैसे नहीं हैं। इसीलिए ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई और मेरे दोस्त खुद मेरे पीछे पड़ना चाहते थे। उनके घर वाले भी उनकी शादी की बातें चला रहे थे। हमने प्लान कर लिया कि हम इंडोनेशिया घूम कर आएंगे। वीज़ा भी हमने ले लिया और टिकट्स करवा ली। इसके बाद सीधा हम निकल लिए इंडोनेशिया की ओर। अब मैं आपको बताता हूँ हम दोस्तों की क्या क्या आदतें हैं। हम बिल्कुल भी नहीं डरते। हमें बंजी जंपिंग करना पसंद है, स्काई डाइविंग करना पसंद है। लेकिन आपको पता है, आपके शरीर में कई ऐसे हार्मोन निकलते हैं, जब आप खतरनाक काम करते हैं और बच जाते हैं, आपको एक उत्साह का भाव महसूस होता है। लेकिन दोबारा आप वही काम करेंगे, वैसा उत्साह महसूस नहीं होगा। ये हमारे शरीर के हार्मोन हैं। जब भी उससे ज़्यादा खतरनाक काम करेंगे या उससे ज़्यादा अलग काम करेंगे, तब वो फीलिंग आती है। इसीलिए हम अलग अलग काम करते रहते हैं, खतरनाक से खतरनाक काम करते रहते हैं। इस बार हम बाली में पहुंच गए थे और यहाँ कई छोटे छोटे टापू भी बने हुए हैं। यहाँ का समंदर बिल्कुल कांच की तरह था और यहाँ घूमने में असली मज़ा आ रहा था। लेकिन वो जो हम खतरनाक काम किया करते थे हर जगह, यहाँ पर कोई ऐसा खतरनाक काम मिल ही नहीं रहा था। यहाँ बंजी जंपिंग करने के लिए हमें 80 किलोमीटर आगे जाना था और हम थके हुए थे, हमारा मन नहीं कर रहा था। तभी अक्षय कहने लगा, यार इंडोनेशिया में आ तो गए हैं, तस्वीरें काफ़ी अच्छी अच्छी खिंचाई हैं, लेकिन कोई अजीब सा काम करने का मन कर रहा है यार। ढूंढ कुछ यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसके बाद हम स्थानीय लोगों से पूछने लगे, यहाँ वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी जगह हैं जहाँ आम तौर पर घूमने वाले लोग आते जाते नहीं। उन्होंने एक एक करके बताना शुरू कर दिया।
पहले तो गांवों के नाम ले रहे थे, फिर जंगलों के नाम ले रहे थे। आखिर जंगलों में जाकर हम क्या करेंगे? जंगल पानी थोड़े करके आएंगे। इसके बाद हम लोगों से पूछते पूछते एक टापू की जानकारी पा चुके थे। पुराने ज़माने का वो टापू जहाँ पर किसी समय एक किला हुआ करता था। कहते हैं कि उस किले में एक राजा भी रहा करता था और उस किले पर हमला करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन समुद्री लुटेरे जो यहाँ अपने जहाज़ से सरकारी जहाज़ों को लूटा करते थे, वो आ चुके थे। वो समुद्री लुटेरे इस किले के अंदर से निकलने वाले हर जहाज़ को लूटते। ना कोई खाने का सामान अंदर जा पा रहा था, ना उस किले से कोई चीज़ बाहर निकल पा रही थी। वो राजा को एक तरह से कैद कर लिया गया था। लेकिन बाहर से कई राजाओं से मदद मांगी गई थी। कोई भी राजा इस राजा की मदद करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये समुद्री लुटेरे साधारण समुद्री लुटेरे नहीं थे। कहा जाता है कि वो शापित समुद्री लुटेरे थे जो मर चुके थे, लेकिन मौत से बचकर वापस आ गए थे। अधमरे कहा जाता था उन्हें। इस तरह उन्होंने उस राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन उस राजा ने भी जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन समुद्री लुटेरों को एक बार एक टापू पर घेर लिया। वहाँ पर जब वो समुद्री लुटेरे उस राजा को मारने की कोशिश कर रहे थे, वो राजा जादू का इस्तेमाल करता गया, उन्हें बंधक बनाता गया और वो उस जहाज़ के साथ हथकड़ियों से बंधते चले गए। इसके बाद उनका जो कैप्टन था उसे भी उस समुद्री जहाज़ से बांध दिया गया। तब उस राजा ने ये सोचा कि ये शापित समुद्री लुटेरे हैं जिन्हें कोई मार नहीं सकता, इन्हें कहीं ना कहीं कैद करके रखना होगा। कोई भी और राजा ऐसी जगह दे नहीं रहा था जहाँ पर इन्हें कैद करके रखा जा सके। तो उस राजा ने अपना वो बलिदान दिया था। अपने किले में उसने उसे जहाज़ को बंद करवा दिया था और उसके बाद उस टापू को छोड़कर वो राजा कहीं और चला गया। ना तो उसके बाद उस राजा की कोई कहानी सुनने को मिली, ना इस किले के अंदर कोई आया ये पता चल पाया। तब से माना जाता है उस किले में समुद्री लुटेरे को कैद किया गया है और उसके साथी वहीं पर हैं। ना वो जिंदा में आते हैं, ना वो मुर्दा में आते हैं। वहाँ किले को भूतिया कहा जाता है। कहते हैं जो वहाँ पर जाता है या तो मारा जाता है या पागल हो जाता है या ज़ख्मी हो जाता है, और वो समुद्री लुटेरों को हराना किसी के बस की बात नहीं। इसके बाद से उस टापू को बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया। अब कई लोग आते हैं जो जहाज़ के रास्ते वहाँ उस टापू के करीब घूमते हैं, लेकिन उस टापू के अंदर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, इसलिए इर्द गिर्द घूमकर वो बोट दूर ले जाती है। हमने ये देख लिया था, इंडोनेशिया में छोटे छोटे कई टापू थे और कुछ टापू ऐसे थे जहाँ पर होटल बने हुए थे, प्राइवेट टापू, और इसका मज़ा ही अलग था। लेकिन रोमांच कम था। जो रोमांच भूतिया किले में हो सकता है वो कहीं और नहीं हो सकता। इसलिए हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक दूसरे को आंखों में ही बता चुके थे जाना है तो यहीं, और हमने तैयारी भी कर ली। सुबह सुबह ही हमने सोचा हुआ था कि हम उस टापू के पास जाएंगे। जितने बोट वालों से पूछ रहे थे वो उस टापू के पास ले जाने को मान रहे थे, लेकिन उस टापू पर बोट लगाकर हमें अंदर ले जाना नहीं चाहते थे। हर किसी ने मना कर दिया। समुद्री लुटेरों की कहानियां सुना सुना हमें पकाकर रख दिया। अब हमें यह भी पता चल गया था कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं होगा। उसे शापित टापू कहा जाता है। लेकिन एक ऐसे शराबी बोट वाले को ढूंढ लिया जो 2 बोतलों के बदले हमें वहां ले जाने को तैयार हो गया था। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी, वो बोट को लगाएगा, खाने पीने का सामान हमें उसे लेकर देना होगा, और उसके बाद पूरा का पूरा एक दिन वो उस टापू के पास खड़ा रहेगा, इंतज़ार करता रहेगा। हम उस किले से बाहर आएंगे, फिर बिठाकर हमें यहाँ पर छोड़ जाएगा, लेकिन वो उस टापू पर पैर नहीं रखने वाला। हमने उसकी बात मान ली। उससे ज़्यादा करीब कोई भी नहीं ले जा सकता था, और बातों बातों में कब दोपहर का समय हो गया हमें पता ही नहीं चला, और दोपहर को हम बोट लेकर उस तरफ बढ़ चले। हमें लगा था हम वहाँ 3-4 बजे पहुँचेंगे और 1 घंटा वहाँ पर बिताएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। हमें नहीं पता था वहाँ पहुँचते पहुँचते इतना समय हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ वो बोट वाला कई टॉर्च अपने साथ रखे हुए था,
लेकिन जब हम उस जगह तक पहुंचे वक्त 4:30 का हो गया था और उसने बोट वहीं पर लगाई और हमें कहा, आपको वहां अंदर जाना होगा, यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा और मुझे ये बोट वो पास वाले टापू पर बांधनी होगी। अब मैं इस टापू पर पैर नहीं रखने वाला, लेकिन सामने वाले टापू पर मैं पैर रख सकता हूँ। वहाँ खींचकर बोट में लगा दूंगा और उस टापू में खंडहर कुछ घर बने हुए हैं, वहाँ पर इंतज़ार करूँगा। आप पूरा का पूरा दिन बिता सकते हैं। 24 घंटे की बात हुई है ना, तो ऐसा करेंगे कल 4 बजे तक आप यहाँ पर आ जानी चाहिए। यहाँ आकर आवाज़ें लगा देना, सामने टापू तक आवाज़ें आ जाएंगी। अगर आवाज़ें नहीं आए, आपके पास टॉर्च तो मौजूद है, टॉर्च की रोशनी मारना शुरू कर देना। मैं रोशनी को देखकर इस तरफ आ जाऊंगा, आपको लेकर निकल लूँगा। लेकिन याद रखना, अगर अंधेरा हो गया, पानी बहुत ज़्यादा उछलता है, अंधेरे में आपको यहीं पर रुकना होगा। ज़्यादा समय हुआ पूरी रात टापू पर बितानी होगी आपको। हमने हामी भर दी और उस टापू पर हमने पैर रखा। हम 3 थे जो झाड़ियों को पार करते करते उस पत्थर पर चढ़ रहे थे। दूर से ये टापू छोटा सा नजर आया था और इसमें कोई किला भी नहीं दिखा था, लेकिन वो बोट लेकर सामने वाले टापू पर पहुंच गया। अब उसे साफ साफ देखा नहीं जा सकता था और यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ होना शुरू हो गया था। हमने सोचा था 1-2 घंटे लगाएंगे, किले में जाएंगे, वापस आ जाएंगे। हमें नहीं पता था किले में पहुंचने में कितना समय लगेगा। जो टापू आपको छोटे छोटे लगते हैं, जब उस पर आप पैर रखेंगे वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि दूर से हर चीज़ छोटी ही दिखती है, करीब जाने पर पता चलता है वो कितनी बड़ी है। किसी ज़माने में यहाँ पर किला हुआ करता था, पूरे पूरे गांव वाले यहाँ पर रहा करते थे। अब इसे छोटा टापू नहीं कहा जा सकता। हम तीनों चलते चलते कोई रास्ता ढूंढ रहे थे जो ऊपर जाने का हो। कोई ना कोई तो यहाँ पर आता होगा ना। कई ऐसे नशेड़ी होते हैं जो खाली टापू ढूंढते हैं, कई ऐसे हिप्पी होते हैं जो ऐसी जगह पर घूमना पसंद करते हैं। कपड़े पहनना उन्हें पसंद नहीं होता और आम जनता पत्थर मार मार कर उन्हें भगाने लगती है, तो वो नशे करने के लिए और नंगे घूमने के लिए ऐसे टापू ही ढूंढते हैं। तो इस टापू पर आना उनके लिए कोई बुरा सौदा नहीं होगा। हो सकता है हमें कुछ हिप्पी मिल जाए, लेकिन कोई रास्ता तो होगा ना ऊपर चढ़ने का। भैया, ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बना हुआ था। उन पेड़ों को साफ करते हुए, उन झाड़ियों को हटाते हुए, उन पेड़ों के बीच से निकलते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी हमें। इस तरह हम 1 घंटे तो ऊपर जाने की कोशिशें करते रहे। कई जगह से रास्ता था, लेकिन ऊपर घास आई हुई थी। उस रास्ते को ढूंढने में 1 घंटा लग गया। धीरे धीरे हम ऊपर तक पहुंचे। जैसे ही हम ऊपर तक पहुंचे, लकड़ी और पत्थर के बने हुए कई पुराने ज़माने के घर दिखे हमें। हो सकता है ये 200 साल पुराने हो। पत्थर के उन घरों के अंदर लोहे का सामान पड़ा था, कुछ पर जंग लगा हुआ था और कुछ पर छपी हुई तस्वीरें अंग्रेज़ों के ज़माने की लग रही थी, यानी कि 150 साल पुरानी। कुदरत ने उन घरों को अपने आगोश में लिया हुआ था। वहाँ पर कई बरगद के पेड़ थे जो घरों के अंदर ऐसे जड़ें निकाले हुए थे जैसे कि उन्हें उन पेड़ों ने बनाया हो। वहाँ रास्ते तो थे, लेकिन कई जगह मकड़े के बड़े बड़े जाले, और यहाँ पर काफ़ी भयानक और ख़तरनाक मकड़ियाँ रहती हैं। एक बार काट ले, आप तड़पते रहेंगे, मरेंगे नहीं। 2 दिन तक तड़प तड़प कर फिर आपको होश आएगा और फिर समझ में आएगा, भैया कितनी खतरनाक चीज़ थी, भागो यहाँ से। और हो सकता है तब तक वो मकड़ी आपको जाले में फंसा चुकी हो और उसके बाद आपको काटती जाए और आप इसी तरह 2-2 दिन का ब्रेक लेते जाएं। हमें ऐसी मकड़ियों से बचना था, इसलिए कई बार रास्ता बदलना पड़ता। उन घरों के बीच से निकलते हुए हम महसूस कर पा रहे थे कैसे 100 से 150 साल पहले यहाँ पर गांव बसा हुआ करता था। हम जब उस किले के करीब पहुँचे थे, यकीन कीजिए सब पत्थरों के घर थे जिन पर घास उगी हुई थी, झाड़ियाँ उगी हुई थी। पेड़ों ने अपनी वो टहनियाँ उन दीवारों के बीच से निकाली हुई थी और वो किला खंडहर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिल्कुल चमकता हुआ किला था। पानी जैसे उन दीवारों ने सोख रखा हो और बाहर की तरफ बूंदें लटक रही थी। एक भी पेड़ नहीं था उस किले के साथ जो उस दीवार को पीछे किए हुए हो। बिल्कुल साफ सुथरा किला, और बाहर वाली उस दीवार के पास लकड़ी का वो दरवाज़ा बिल्कुल गल चुका था, शायद घुन लग गया हो। दीवारें बिल्कुल साफ।
हमने जब हाथ लगाया था उस दरवाजे को, वो दरवाज़ा भुरभुरा कर गिर गया। यानी कि घुन के कारण बस मिट्टी चिपकी हुई थी जो दरवाजे का रूप ले चुकी थी। ज़रा सा धक्का दिया हमने और पूरा का पूरा दरवाज़ा गिर गया। और अब उस जगह से जब हम अंदर पहुँचे, हमने वो किला देखा था। यकीन कीजिए, अंदर से किला काफ़ी सुंदर और भयानक लग रहा था। हम किले के अंदर तो पहुँच गए थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और समंदर के पानी की आवाज़ें आ रही थी जो इस टापू से टकरा रहा था। तभी अजय ने कहा था, हमें शायद जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पानी बढ़ रहा होगा। मैंने कहा, अब तो देर हो गई। अब किले तक पहुँचते पहुँचते तो पानी काफ़ी ऊपर चढ़ गया है और उसने मना किया था कि अब हम पानी में सफ़र नहीं कर सकते, तो कल सुबह निकलेंगे। आज की रात तो हमें किले में बितानी पड़ेगी। अक्षय मान गया था, अजय को तो मानना ही पड़ा और मैं तो पहले से तैयार था एक रात किले में बिताने के लिए। इस तरह हमने अपने बैग खोले और उस बैग में ढेर सारा खाने पीने का सामान था। यहाँ पर बातें करने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक थे हमारे पास, लेकिन सबसे पहले तो हमें किले में घूमना था। ये किला बहुत बड़ा था। अंदर हम बड़े हॉल तक पहुँचे थे और वहाँ ढेर सारी चीज़ें थी। दीवारों पर सिप्पियाँ टिकाई हुई थी। पुराने ज़माने के जैसे शिल्पकारों ने दीवारों पर चेहरे बना रखे हों, ये भूतिया चेहरे भी लग रहे थे। समुद्री लुटेरों के निशान भी वहाँ पर छपे हुए थे। हर तरफ समुद्री लुटेरों की चीज़ें पड़ी हुई थी, पुराने ज़माने की जंग खाई चीज़ें। शायद इन्हें देखकर लोग डरते होंगे और वो पुरानी बातें अब भी मान बैठे हैं। कोई समुद्री लुटेरे अधमरे हो सकते हैं जो ना पहले मरे ना आज मरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सोचते सोचते हम 2 घंटे तक उस किले में घूमते रहे थे। अलग अलग कमरे में जाते रहे और वहाँ पर कई जगह ऐसा सामान था जैसे खजाना रखा गया हो, लेकिन लोहे का खजाना। अब कौन सा कबाड़िया है जो इस तरह समंदर से कबाड़ इकट्ठा कर करके यहाँ ढेर लगा के रखे हुए है। वैसे कबाड़ महंगा तो नहीं होता, लेकिन कुछ कमाई की जा सकती है। सोना महंगा होता है, लोहा सस्ता होता है, फिर भी सस्ती चीज़ को आप बेफिजूल नहीं कह सकते। हम किसी तरह वो रास्ता ढूंढ पाए थे जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उन सीढ़ियों पर चढ़कर हम किले के ऊपर थे। अब किले के ऊपर का नज़ारा क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया। वहाँ से दूर दूर तक दिख रहा था। वहाँ से शहर की वो लाइट्स भी नज़र आ रही थी। वहाँ से आसपास के कुछ टापू भी दिख रहे थे। उस जगह से सामने वाला टापू भी नज़र आ रहा था जहाँ पर शायद वो बोट वाला रुका हुआ होगा। इसलिए इस जगह पर हमने वो बैग खोला। अब हमारे पास 5 टॉर्च थी। हमने 4 कोनों में टॉर्च रखी इस तरफ और एक टॉर्च ऊपर की तरफ मारने लगे। इस तरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई थी और हमें लगा यहाँ बैठकर खाना खाने में मज़ा बहुत आएगा और रात तो हम यहीं पर बिताएंगे। इस तरह हम धीरे धीरे खाना खाने लगे। बहुत मज़ा आ रहा था बातें करने में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमें थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी और हम अब नीचे जाकर सोना चाहते थे। ऊपर खुले में सोने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। जो लहरें बार बार टकरा रही थी टापू से, वो हमें परेशान कर रही थी। शायद किसी कमरे में वो आवाज़ें नहीं आ रही होंगी। ये सोचकर हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वक्त 11:30 का था। जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, नीचे पहुंचते ही दीवारों पर बनी हुई वो चीज़ें हमें हैरान कर चुकी थी। वहाँ चमकती चमकती हुई चीज़ें दीवारों पर लगी हुई थी। एक को हाथ लगाकर देखा, वो सोने जैसी कोई चीज़ थी जो दीवार पर लटकी हुई थी, जबकि जाते समय वो लोहे की लगी थी। सीढ़ियाँ भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। आसपास झाड़ियाँ घास जैसे कोई साफ करके चला गया हो। इस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में हर चीज़ चमकती हुई लग रही थी और कई जगह जैसे अपने आप सुनहरी चीज़ें पड़ी हुई थी। पहले तो लोहे का कबाड़ यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन अब तो जैसे सोने की चीज़ दिख रही थी हर। जैसे ही हम उस कमरे तक पहुँचे जहाँ सबसे ज़्यादा कबाड़ पड़ा था, सोने का खजाना था वहाँ पर। सोना ही सोना, सोने की सिल्लियाँ, ताज, सिक्के, वहाँ जवाहरात पड़े थे और उसे देखकर
वैसे ही अजय ने छलांग लगाई थी कि वाह क्या चीज़ है, लेकिन पीछे से टक टक की आवाज़ आना शुरू हो गई। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो, या हाथ में लकड़ी पकड़कर जैसे ही चौकीदार चलते हैं ना टक टक करते हुए, वैसी आवाज़ आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे उस टक टक की आवाज़ के साथ एक थक थक की आवाज़ भी, जैसे एक जूता पड़ रहा हो, एक डंडे की आवाज़, एक जूता ज़मीन पर, एक डंडे की आवाज़। तब हमें पता चला ये कोई लंगड़ा आदमी है जिसने एक टांग लकड़ी की पहन रखी है और वो चलकर इधर आ रहा है। हमारी टॉर्च दरवाजे की तरफ ही थी और आगे बढ़ने का मन नहीं था। हमारे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है, इस बात ने ही हमें डरा कर रख दिया था। जब वो दरवाजे से बाहर निकला, उसे देखकर हम तीनों चुप हो गए थे। ये एक बड़ा अजीब सा आदमी था जिसने काले रंग का फटा हुआ कोट पहना हुआ था। वो एक आंख पर पट्टी बांधे हुए, अजीब गंदी सी टोपी लिए हुए, उसकी एक टांग लकड़ी की थी और वो चलता चलता दरवाजे से हमारी तरफ आया और एक आंख से अंधा होने के बावजूद भी उसकी दूसरी आंख भी अजीब सी नीली थी। इस तरह चलता चलता जब वो हमारे और करीब आया, हम तो पीछे की तरफ हटने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो भूत हो। कीड़े थे उसकी चमड़ी पर चिपके हुए, जैसे उसके मांस से बाहर छोटी छोटी सुंडियां सी निकल रही हों। जहां जहां वो कदम रख रहा था वहां वहां मछलियां उसकी पैंट से नीचे गिर रही थी। केंचुए ही केंचुए थे और उसके पैर से अजीब सी लार निकल रही थी, जैसे जोंक से निकलती है। इस तरह पीछे पैरों के निशान छापता हुआ हमारे करीब आया और करीब आकर कहने लगा, मेहमान मेहमान आए हैं यहाँ पर। दोस्तों, स्वागत का समय आ गया है। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। ऊपर वाली चिमनी से एक आदमी निकला, एक खिड़की से बाहर से छलांग लगा कर आया, दरवाजे के रास्ते से घिसट घिसट कर कुछ आ रहे, और एक आदमी ने हमें साफ साफ बता दिया ये क्या चीज़ है। वो आदमी अपना सर अपने हाथ में पकड़ कर आ रहा था और हमें देखते ही घबरा गया और सर अपनी गर्दन पर रखा और अपनी आंखें उंगली से हिलाकर सही करने लगा। तब जाकर वो बोला भी था, वाह वाह कैप्टन, यहाँ तो मेहमान आए हैं, स्वागत तो करना ही होगा। मुझे लगा कैप्टन आप मजाक कर रहे हैं। हर एक समुद्री लुटेरा लग रहा था और उसकी चमड़ी गली हुई, आंखों के आर पार से रोशनी निकल रही थी। वहाँ भीड़ लग चुकी थी 30 से 40 लोगों की, जिनके हाथ में तेज़ धार तलवारें थी जो चमक रही थी। कुछ के हाथ में सोने की तलवारें भी दिखी थी। वहाँ खंजर पकड़े हुए कुछ समुद्री लुटेरे हमें घेर चुके थे और अजय कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो कांप रहा था। तब अक्षय ने कहा, देखिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमें माफ़ कीजिए, जो गलती हुई माफ़ कीजिए, हम यहाँ से चलते हैं। वो एक पतली गली से निकलना चाहता था, पास में ही एक रास्ता था, वहाँ पर कोई समुद्री लुटेरा नहीं था। जैसे ही वो उस तरफ से जाने लगा, हमें ज़मीन फाड़कर निकलती एक ऑक्टोपस नज़र आई। कई टांगें थी उसकी, मकड़ी की तरह वो ज़मीन फाड़कर बाहर निकली और वो टांगें जुड़ी इंसानी शरीर का रूप लेकर वो ऑक्टोपस वाला इंसान बन चुका था। यहाँ मुर्दे थे जो समुद्री लुटेरों की तरह हमें रोकना चाहते थे। तब पीछे से उस आदमी ने आवाज़ लगाई, कैप्टन घेंगीस से कोई बच नहीं सकता। समय की ताल पर चलते हुए मैं लूटता रहता हूँ खजानों को। जिंदगी जहाँ मिलती है उसे जिंदा कैसे छोड़ दूँ। उसने वो तलवार निकाली थी। जैसे ही हमारे करीब आया, हमें तलवार से मारने की कोशिश करने ही वाला था, उसके हाथ रुक गए। फिर से उसने कोशिश की लेकिन उसका हाथ उठ नहीं पाया। तब उसने बाकियों को कहा था, क्या राज है इसके पीछे, ज़रा पता करो। मैं इन्हें मार क्यों नहीं पा रहा, कोई और कोशिश करो। वो खंजर लिए हुए आदमी
वो तलवारें लिए हुए आदमी हम पर हमला करने के लिए करीब तो आ रहे थे, लेकिन उनकी तलवार नहीं उठ पा रही थी। बार बार जैसे कोई शक्ति उनके बाजुओं को पकड़ लेती और हम पर हमला नहीं कर पाते वो। तब एक ने ये कहा था, यहाँ कोई शक्ति है किले में, इन्होंने यहाँ कोई शक्ति छोड़ी हुई है जो किसी को मारने नहीं देगी। 1 मिनट रुकिए, अपने किसी साथी पर तलवार चला कर देखता हूँ। उस आदमी ने बिना सोचे अपने साथी का सर धड़ से अलग कर दिया। उसकी गर्दन एक तरफ पड़ी थी और हम डर गए। कितने वहशी लोग हैं, ये तो बस चेक करने के लिए एक आदमी को मार सकते हैं। और उसके बाद वो कहने लगा, बिल्कुल सही तो है, तलवार चल तो रही है, यहाँ तो कोई शक्ति नहीं है। ये कैसे इंसान है, इन पर तलवार चलाई नहीं जा रही, क्या है, कौन सी चीज़ है जो रोक रही है हमें। तब वो कटा हुआ सर जो नीचे पड़ा था वो भी थोड़ा सा घूमा और बोला, मैं कह तो रहा था हाथ नहीं उठते, मेरा सर काटने की क्या ज़रूरत थी। अब है यहाँ पर कोई, मेरा सर रखेगा ऊपर, अब सीना भी पड़ेगा। क्या यार, परेशानी में डाल देता है ये। उसका धड़ इधर उधर अपने सर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और कुछ लोगों ने वो सर उठाया, उस धड़ पर रखा और उसे एक तरफ ले गए। अब बाकी हम पर तलवार से हमला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना समझ मेरे आ रहा था। वो कई लोगों को मार चुके हैं, कई लोगों को जख्मी कर देते हैं, पागल कर देते हैं, हमें वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। तब अक्षय पीछे से हंसकर बोला था, मुझे पहले पता था भूत प्रेत होते हैं, इसीलिए तुम पागलो यकीन नहीं करते थे ना। मेरी मौसी का जो घर था वहाँ भूत था, मैंने देखा था, तुम मानते नहीं थे। अब माने ना, मैं लेकर आया हूँ ये तावीज़। देखो मैंने 3 तावीज़ अपनी बाजुओं पर बांधी हुई है ना, ये हमें मान ही नहीं सकते। ये तावीज़ हमारे गांव के बाबा जी ने बनाई थी। उन्होंने कहा था हिमालय से लाई हुई वो विभूति इसमें डाली हुई है। अब नहीं कुछ करने वाले ये, अब कुछ कर ही नहीं सकते। देखो हमें मार नहीं सकते, बांध लो ये तावीज़ों को अपनी कलाई पर, ये हमें मार नहीं पा रहे और तुम मुझसे दूर हुए, तुम्हें मार देंगे। अब अक्षय की बात में दम लगा। अजय ने भी एक तावीज़ पकड़ी, मैंने भी एक तावीज़ पकड़ी और हमने अपनी कलाइयों पर बांध ली। इसके बाद वो तलवार चलाने की कोशिश करते रहे, तलवार चला नहीं पा रहे। हमें अब लगा सच में ये शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत होते हैं और ये तावीज़ अक्षय के गांव के बाबा ने हिमालय की विभूति से बनाई हुई ये तावीज़ हमें बचाने के लिए ही दी होगी। आखिर ये बेवकूफ़ अक्षय काम आ ही गया। अब मैं रोब में आ गया था और मैंने उस कैप्टन से कहा, देखिए कैप्टन, जैंगीज़ जो भी हैं आप, हमें यहाँ से जाने दीजिए। देखिए हमें काफ़ी दूर जाना है और हमें कोई और काम भी करने हैं। किले से हम बाहर जाएंगे, हमें परेशान मत कीजिए। इसके बाद उन्होंने तलवार चलाने की कोशिश की। तलवार चली रही तो तलवार फेंक दी, लेकिन अपने हाथों से हमें उठा लिया था। अब 2 समुद्री लुटेरों ने हमें उठा लिया, हमारी टांगे हवा में। अब हाथ तो लगा पा रहे हैं। तब उन्होंने मुक्का मारने की कोशिश की, अब मुक्का मारा नहीं जा रहा। तब एक ने कहा, 1 मिनट रुको, हल्का मुक्का मारो। तब एक ने बहुत हल्का सा मुक्का मेरे मुंह पर मारा। हल्का सा दर्द भी हुआ, लेकिन मुक्का मारा जा सकता था। तब उसने कहा, यार ये हिंदुस्तानी लगते हैं, आपको मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तानी है, ऐसी चीज़ें वो हिंदुस्तानी किया करते थे। तब कैप्टन गैंगीज हमारे करीब आया और कहने लगा, कहाँ से आए हो तुम, कौन से देश से आए हो। हल्की सी आवाज़ में मैंने कहा था, हिंदुस्तान, भारत। तब वो झल्लाता हुआ, ये पागल लोग दुनिया में हर जगह भरे पड़े हैं, ये कैसी कैसी तरकीबें लगाते रहते हैं, कोई नहीं समझ पाता। बड़े बड़े सांप को काट देते हैं, ये कैसे इंसान हैं, अब दूसरे देशों तक पहुंच गए हैं। फिर गुस्से में मेरे करीब आया और मुक्का मारने की कोशिश तो की, लेकिन उसका हाथ रुका। फिर हल्का सा मुक्का मेरे सर पर मारकर कहने लगा, कौन सा समय है ये, कौन सा साल चल रहा है। मैंने कहा 2023। फिर वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, 2023 में आ गए हैं अब हम, चलो चलो जल्दी निकलो, ये साल, ये सदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वैसे भी अब इस टापू को खाली छोड़ दिया गया होगा। उठाओ इन तीनों को,
रखो जहाज में, अब इन्हें मारा नहीं जा सकता, सफ़र तो करवाया जा सकता है ना। हम उनसे माफ़ी मांगते रहे, उनको कहते रहे हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं पता था। कौन से जहाज़ की बात कर रहे हैं? इतनी रात को कौन सा जहाज़ है जो इस पानी में टिक पाएगा? लेकिन जब वो हमें उठा कर ले जा रहे थे, वो 40 लोग मौत को मात दे चुके थे और उनकी ये समंदर के लुटेरों की बड़ी सी कश्ती थी जिस पर बड़े बड़े काले रंग के झंडे लगे हुए, और हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, टांगें फंसाई, रास्ते में चीज़ें पकड़ी। वो खींचते हुए उस बड़ी सी बोट पर हमें बिठा चुके थे और उसके बाद उस बोट के आगे वो कटे सर वाला पहुंचा। उसने अपना सर एक बड़े से गोले में रखा और वहाँ पर अपने मुंह से वो बोट को चलाने लगा। हवाएं बहुत तेज़ हो गई थी। अपने आप वो बड़े बड़े पर्दे से जो उस शिप पर लगे हुए थे वो हिलने लगे थे। ये पाल थी जो खींच रही थी और पूरे जहाज़ को पानी की तरफ ले जा रही थी। अचानक एक झटका और वो पानी का जहाज़ पानी के अंदर, और वहाँ पानी ही पानी हर तरफ। हमें लगा हम गए, ये हमें मारने की और तरकीबें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो पानी में जहाज़ गया, पानी के अंदर सांस ले पा रहे थे और वो हंस रहे थे। वो कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन पानी में बोला नहीं जाता, बस वही आवाज़ें। ये आवाज़ें सुन सुनकर मैं पक सा गया था। कुछ समय ये आवाज़ें आती रहीं और फिर से वो पानी का जहाज़ पानी से बाहर निकला। रात का समय दिन में बदल गया था और कुछ ही वक्त में ये सब हो गया। हम कुछ समझ तक ना पाए। हम हक्के बक्के थे और वहाँ पानी में दूर दूर दिख रही कुछ पानी की कश्तियाँ, कुछ अंग्रेज़ जहाज़। ये पुराने ज़माने के पानी के जहाज़ थे जो पानी में चल रहे थे, और कितने पुराने होंगे ये हमें पता नहीं था। तभी पीछे से वो काले रंग के आदमी ने ये जवाब हमें दिया था। 1753 में हैं हम, और यहीं पर तो असली मज़ा आता है ना। वो देखो जहाज़, अब इस जहाज़ को लूटने में जो मज़ा आएगा तुम देखते रहना। तब ये पानी का जहाज़ पानी में फिर से डुबोया। फिर से हम पानी के बीच से सफ़र कर रहे, बिल्कुल पनडुब्बी की तरह। ये ऐसा शापित जहाज़ था जो सबको ज़िंदा रखे हुए था। भले ही हम डूब चुके हों, सांस मैं भी ले पा रहा था, लेकिन मैं इतना डरा कि सवाल पूछने के लिए मैंने मुंह खोला। उस कैप्टन को आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बस यही निकली, और फिर मैं चुप कर गया। एक झटके से वो पानी का जहाज़ पानी से बाहर निकला और सामने वाले वो अंग्रेज़ों के जहाज़। वो पुरानी कॉस्ट्यूम्स थी उनकी। ऐसा लग रहा था सच में हम उस ज़माने में पहुंच गए हों। हर किसी के कपड़े पुराने पुराने से लेकिन चमकदार। और ये पानी का जहाज़ सीधा उस बड़े जहाज़ से टकराया और उसे बीच से चीर कर रख दिया। कैसा था ये जहाज़? जैसे वो अधमरे वैसे ये जहाज़ अधमरा। उस पूरे जहाज़ को चीर कर रख दिया था और लोगों ने पानी में छलांग लगा दी। वो टूटा हुआ जहाज़ और उसके ऊपर छलांगे लगाकर ये समंदर के लुटेरे लूट कर रहे। जो उस बोट पर था उन्हें तलवारों से काटा जा रहा था। कैसे बेरहम लोग थे, किसी को छोड़ नहीं रहे थे। वहाँ इन्होंने सबको काट कर रख दिया। जो पानी में तैर कर भाग रहे थे उन्हें भी दूर से तीर मार मार के मारा इन्होंने। इस तरह वहाँ जो भी सामान था लूटा, उसे जहाज़ पर रखा और फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगे। और मैंने अपने तावीज़ को 2 बार और चेक किया था, गलती से भी खुल ना जाए, वरना उनके जैसा हमारा भी हाल होगा। फिर वो जहाज़ आगे की तरफ बढ़ने लगा और वो कैप्टन गैंगीस हमारे करीब आकर कहने लगा, देख लिया नज़ारा, मरने से पहले समय यात्रा भी कर ली तुमने, अब तुम्हें मारने का समय है। तभी पीछे से अक्षय बोला, बाबा जी का ये तावीज़ मारने नहीं देगा। तो वो हंसकर कहने लगा, ओ हिंदुस्तानी, बाबा जी का तावीज़ हमें मारने नहीं दे सकता। इस समय का कोई भी जिंदा इंसान तुम्हें मार सकता है। चलो अब हमारे साथ,
युद्ध में हिस्सा लो, कटो मरो, अब देखो क्या होता है। फिर से वो पानी का जहाज पानी के अंदर घुस चुका था और पानी में इस जहाज की रफ्तार बहुत तेज। आस पास से गुजर रही वो मछलियां महसूस हो रही थी जैसे अदृश्य हो रही हो। तभी वो जहाज पानी से निकला और हम एक बंदरगाह पर थे। वक्त रात का हो चुका था। अब रात के वक्त बंदरगाह पर इस समंदर के जहाज से तोप में गोले भरे जा रहे थे और इसके बाद इन्होंने बंदरगाह पर हमला शुरू कर दिया। अब ये गोले कहाँ से पैदा हो रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। जो कुछ ये लूट रहे थे उससे हाथ से दबा दबा कर गोले बना रहे थे। वो गोले भर भर कर उन्होंने उस बंदरगाह पर फेंकने शुरू कर दिया और बंदरगाह पर रखी हुई पुराने ज़माने की वो बोट उन्होंने जलानी शुरू कर दी। वहाँ तबाही का मंजर था, लेकिन सामने भी कुछ इंसानों ने तोपें चलाना शुरू कर दी। इस जहाज पर लगने वाला एक भी गोला छेद नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो बड़े आराम से गिरता और उसी गोले को ये दोबारा तोप में भरकर उस तरफ फेंकना शुरू कर देते। ये अधमरे लोग अधमरा जहाज चला रहे थे जो पूरा मारा नहीं जा सकता था। फिर इन पागल समुद्री लुटेरों ने ये जहाज सीधा ही बंदरगाह में घुसा कर रख दिया। अब ये जहाज आधा पानी में था, आधा उस बंदरगाह में फंसा हुआ था। जैसे ही वो बंदरगाह के तलवार लिए लोग इस जहाज पर चढ़ना शुरू हो गए, इन्होंने इशारा किया, इन्हें आगे भेजो, इन्हें ऐसे ही मरवाया जा सकता है। अब हमें समझ में आ गया था ये करना क्या चाहते हैं, ये हमें मरवाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था ये पागल अक्षय इतना दिमाग रखे हुए। इसने जल्दी से रस्सी ली, अपने हाथों पर बांधी और हमें भी कहा कि जल्दी जल्दी बांधो। हमने हाथों में रस्सियां घुमाकर बांध ली। जैसे ही वो तलवार लिए सैनिक जहाज पर पहुंचे थे, ज़मीन पर हम लेट गए और ज़मीन से हथौड़ियां उठाकर इन समुद्री लुटेरों पर वार करने लगे। उन्हें लगा हम उनके साथ हैं, इन्होंने हमें बांध रखा है। वो हमें मार नहीं रहे थे, समुद्री लुटेरों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी मदद हम इस तरह से कर रहे थे कि हथौड़ियों से हम इन पर हमला कर सकते थे, ये हम पर हमला नहीं कर सकते थे। हमने वहाँ पड़ी तलवारें भी उठाईं। अब इन्हें भी हमने काटना शुरू कर दिया। इनमें एक शक्ति थी, ये कटकर दोबारा जुड़ जाते थे। ये ऐसे अधमरे थे जो जिंदा भी रह सकते थे, मरे हुए भी थे। इस तरह इन्हें बार बार काटा जाता रहा और वो सैनिक अब हमारे पीछे खड़े हो गए थे। वो समझ गए थे इनसे लड़ा नहीं जा सकता। कई सैनिकों को इन्होंने बड़ी आसानी से मार दिया था। तब वो हमसे पूछ रहे, ये क्या है, ये मुर्दे मर क्यों नहीं रहे? और हमने कहा, इन्हें मारा नहीं जा सकता, तुम लोग भागो। बस इनकी मजबूरी है कि हमें ये नहीं मार सकते, तुम भागो जल्दी से। तब वो भागकर दोबारा बंदरगाह पर पहुंच गए थे। अब मैंने देखा ये जितने भी समुद्री लुटेरे हैं ये ज़मीन पर पैर नहीं रख रहे थे, डर रहे थे। एक को मैंने धक्का दिया, वो ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन पर गिरते ही लाश में बदल गया। वहाँ वो हिल नहीं पा रहा था, बिल्कुल मरे हुए की तरह पड़ा था। दूर से मैंने भी आवाज़ लगा दी, इसे उठाकर ले जाओ। वो सच में उसे उठाकर ले गए और इस तरह मैं समझ गया सिर्फ वो किला, वो टापू है जो शाप के कारण इन्हें खुद में समाये हुए है। सिर्फ उस मिट्टी पर ये पैर रख पा रहे थे। अब यहाँ समुंदर के और हिस्से में वो पहुँच तो सकते थे, लेकिन मिट्टी पर पैर नहीं रख सकते थे। इस तरह अब उनमें दहशत बढ़ गई थी और इन्होंने जहाज़ जल्दी से पीछे किया और हम जहाज़ से उतरना नहीं चाहते थे। वो धक्का नहीं दे सकते थे, वो खींचकर हमें मिट्टी के पार नहीं ले जा सकते थे। वो हमारे साथ ही पानी में जहाज़ को लेकर गए और वो कैप्टन गैंगीज बहुत ज़्यादा गुस्सा, तुमने धोखा दिया है, तुमने धोखा दिया है, तुम लोगों ने मेरे एक साथी को मरवा दिया। भले ही उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक वो मिट्टी पर रहेगा मुर्दा रहेगा और शायद शाप खत्म हो जाए और वो पानी नसीब ना कर पाए। तुम्हें इसकी सज़ा दें भी तो कैसे दें? फिर दोबारा वो हमें लेकर गए उसी किले के पास।
चमचमाता हुआ ये किला और दिन की रोशनी, आसपास के टापू दिखे थे हमें, दूर वो शहर नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ मिट्टी और कुछ जंगल जैसा हिस्सा। हम अपने समय में नहीं थे और उन्होंने इशारा किया, उतर जाओ किले पर, जिंदा छोड़ रहा हूं तुम्हें, भागो यहां से। हम अब उस पानी के जहाज से उतरना नहीं चाहते थे, अगर उतरे तो इस समय में कैद हो जाएंगे। मैंने अब वहां हथौड़ी उठा ली और उन मुर्दों को मारना शुरू कर दिया। अब वो घबरा कर हमसे भाग रहे, लेकिन इस जहाज को छोड़ नहीं पा रहे थे। इस तरह भागते हुए, हमसे डरते हुए अब हमला करने का समय था कैप्टन गेंगीज पर। और जैसे ही मैंने उस पर हमला करने की कोशिश की, वो पानी से बना हुआ था। पानी में अगर आप हथौड़ी मारेंगे तो पानी को कोई नुकसान नहीं होता, वो दोबारा अपने उसी आकार में आ जाता है। 2 बार मारी गई वो हथौड़ी और उसका रूप वैसा ही हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा। मुझे मजबूर मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ सकता हूँ अगर समय दिया जाए। दुश्मन बनना चाहते हो तो सज़ा भी दुश्मन वाली दूंगा। कोई ना कोई रास्ता मिलेगा इस बाबा की तावीज़ से बचने का, जब मिला तड़पा कर मारूंगा। ये सुनते ही घबराहट अंदर दौड़ पड़ी थी। अब हम तीनों ने इकट्ठा होकर कोई प्लान बनाने की सोची। क्या करें? अभी ये तो मारेगा ना, ये कह रहा है उतरो, और हम उतर नहीं सकते, ये हमारा समय नहीं है। तब अक्षय कहने लगा, अपने समय में चलते हैं, इसको कहो अपने समय में लेकर जाओ, हमें 2023 में जाना है। हमने अब ये डिसीजन लिया कि कैप्टन गेंगीज को कहेंगे साल 2023 में ले चलो। अब कैप्टन गेंगीज मानने का नाम नहीं ले रहा। मैं उस 21वीं सदी में नहीं जाऊंगा। बड़े अजीब अजीब से जहाज होते हैं, हम कई बार उस सदी में गए, लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ कैसे सफ़ेद सफ़ेद से जहाज बना रखे हैं, उसमें पाल भी नहीं है, फिर भी बड़ी तेज़ी से भाग जाते हैं। और सबसे घटिया बात, वहाँ नंगे लोग पड़े हुए होते हैं, समंदर पर नंगे लोग। समझ में नहीं आता क्या करते रहते हैं। वो सफ़ेद जहाज, उन पर भी नंगे लोग। कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन लूटें क्या? जो खुद नंगे हैं, खुद गरीब हैं, उन्हें क्या लूटेंगे? वहाँ कोई भी अमीर नज़र नहीं आया, सब गरीब। 21वीं सदी गरीबों की है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। मैंने भी गुस्से में कहा था, ठीक है, हम इस जहाज़ पर रहेंगे, जब रास्ता मिल जाएगा हमें मारने का तब मार देना, तब तक हम भी रास्ता ढूंढते रहेंगे कि तुम में से एक एक को वो समंदर के तट पर कैसे पहुंचाया जाए। अब 39 लोग रह गए हैं, सोच लो, एक एक करके हम तुम्हें भी खत्म करते जाएंगे, और कैप्टन अकेला होगा, खुद ही कैप्टन, खुद ही सेवक। सोच लो। अब वो कैप्टन हैरान सा हो गया था, सोचने पर मजबूर हो गया था। तभी भारी आवाज में कहने लगा, मूर्ख ढीठ, तुम हिंदुस्तानी ऐसे ही हो, हर सदी में परेशान करके रख देती हो, इसीलिए मैं उस तट पर कभी जाता ही नहीं। ठीक है, तुम्हारी 21वीं सदी तुम्हें खुश रखे, छोड़कर आएंगे इन्हें, जल्दी से चलो। तब वो जहाज उन्होंने फिर से पानी में घुसाया और कुछ समय बाद अंधेरे में निकला। जैसे ही अंधेरे में वो जहाज निकला था, सामने वो गंदा सा किला नजर आया और आसपास वो टापू। आसपास के टापू हमारे समय के लग रहे थे। दूर तट पर हमें वो शहर नजर आया, जहाँ कई लाइट्स जल रही थी, कई बिल्डिंग्स नजर आई और हम खुशी से झूम उठे। तब उन्होंने इशारा किया था, उतर जाओ यहाँ पर, जल्दी से उतरो, दिन होने वाला है और हम दिन में सफ़र नहीं करते, तुम्हें यहाँ उतरना होगा, हम जा रहे हैं। हमें उन्होंने किले के एक रास्ते पर उतारा और उस जहाज़ को पानी में डुबोकर ले चले। लेकिन जाने से पहले मैंने पूछा था, तुम समय का सफ़र करते रहते हो, लूटते तो हो, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? तुम ज़मीन पर तो पैर रख नहीं सकते, कैद हो तुम समंदर में, आखिर भविष्य क्या है तुम्हारा? तब उसने कहा था, मूर्ख, तुझे कुछ पता ही नहीं, 21वीं सदी सच में मूर्खों की सदी हो गई है। इतिहास
जानते ही नहीं यह इतिहास मिटाते जा रहे हैं। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा? जमीन पर पैर नहीं रख पा रहे थे, जिंदा लोगों के जमीन पर। यहाँ कितनी दुनिया है जो मुर्दों की दुनिया कहलाई जाती है। तुम्हें ले जाते वहाँ पर, लेकिन जिंदा को वो देख खुश नहीं होते, और नियम है जो उन्हें हम तोड़ना नहीं चाहते थे। इन सवालों का जवाब तुम क्या जानोगे? अब हमें जाने दो, शायद भविष्य में इसका जवाब तुम्हें भी मिलेगा। ये कहते ही वो पानी का जहाज समंदर में गायब हो चुका था। अब हम भागते हुए उस किले के ऊपर गए और टॉर्च की रोशनी मारते रहे। सामने वाले उस टापू पर हम टॉर्च की रोशनी मारते रहे, लेकिन वो बोट वाला इस तरफ कोई टॉर्च की रोशनी से जवाब दे ही नहीं रहा। सुबह हो गई थी और सुबह तक हम टॉर्च की रोशनी मारते रहे, आवाज़ें मारते रहे। वहाँ पर कोई नहीं था जो हमारी मदद करने के लिए। वो पता नहीं पैग लगा के गिर गया होगा या कहीं भाग गया होगा, वो मौजूद ही नहीं था। इसके बाद हम किनारे पर आवाज़ें लगा रहे और एक बोट निकल रही थी जो कुछ टूरिस्ट के साथ थी। हमने हाथ दिखाया, दूर से हाथ मारे, तब वो बोट इस तरफ आई। हम उस पर चढ़े और वो पूछ रहे आप यहाँ कैसे पहुँचे, और हमने भी इशारा कर दिया। एक शराबी बोट वाला हमें यहाँ ले आया, यहीं छोड़ दिया, अब निकलने के लिए यहाँ दिख भी नहीं रहा। तब उन्होंने हमें तट पर पहुँचाया था और तट पर पहुँचकर सवाल के जवाब भी मिले। क्यों वो नहीं आया हमें लेने के लिए? 2 साल बीत चुके थे। कमीने समुद्री लुटेरे सही समय में छोड़कर ही नहीं गए, 2 साल आगे छोड़कर गए। लेकिन उस समुद्री तट को छोड़ने से पहले जब नज़र घुमाई थी हमने उस बीच पर, सच में उस बात को सच पाया था हमने। लोगों ने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे, ऐसा लग रहा था जैसे गरीब हों। अब उस पुराने ज़माने के समुद्री लुटेरे को क्या समझाएं? आजकल लोग इसे फैशन कहते हैं। नंगे होना भी एक फैशन कहलाया जाता है। हम बेंगलोर दोबारा पहुंच चुके थे और यहाँ हमें पता चला नौकरी से हमें कब का निकाला जा चुका है, क्योंकि हम तो 2 सालों से गायब थे। यहाँ पहुंचकर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अलग समय में अलग एहसास हो। हम आज भी उन 2 सालों को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिंदा लोगों के लिए, शायद मुर्दों के लिए वो समय कभी बीतता ही नहीं। आज भी उस घटना को याद करके सिहर जाते हैं हम, और आपस में जब भी हम बात करते हैं तो इस घटना पर चर्चा ज़रूर होती है। भगवान किसी को भी ऐसी मुसीबत में ना फंसाए, और अगर फंसाए उसके पास बाबा जी का वो तावीज़ हो जिसमें हिमालय की विभूति भरी हुई हो। क्या आपके पास वो तावीज़ मौजूद है?